हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रैप। तो हम कल पढ़ रहे थे अर्हेनियस इक्वेशन, जिसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारा रेट ऑफ इक्वेशन के ऊपर। तो टेम्परेचर की हम जब बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो तुम्हारा फैक्टर होता है, जैसे हमारी इक्वेशन होती है अर्हेनियस इक्वेशन, वो क्या होती है तुम्हारी के ई की पावर ई माइनस ई ए पाई में आर टी। ठीक है, यह हम पिछली क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि जो होता है वो रेट कांस्टेंट ए होता है, ए जो होता है अर्हेनियस फैक्टर होता है, ई ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में, हमने एल एन के वर्सेज 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो हमने देखा एल एन के वर्सेज टी के बीच में जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, अभी कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y जो हो गया वो तुम्हारा ln x हो गया, ln k हो गया। उसके बाद जो स्लोप है वो तुम्हारी हो जाएगी माइनस ई ए बाई में r, एंड जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा ln a। ठीक है, अगर हम देखें कि अर्हेनियस इक्वेशन से इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन द रेट ऑफ इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल। तो तुम्हारी स्लोप जो है वो माइनस ई ए बाई आर हो जाएगी, इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो ln a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज प्रूव कर दी। उसके बाद जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एल एन के, जैसे हम एल एन के लिख रहे थे तो उसमें हमने क्या लिखा है, एल एन के वन इज इक्वल टू माइनस का ई ए डिवाइडेड बाय आर टी वन प्लस एल एन ए। वैसे ही अगर तुम आर टू के लिए लिखोगे टेम्परेचर टी टू, तो एल एन के टू हो गया माइनस का ई ए डिवाइडेड बाय आर टी टू प्लस एल एन ए। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को कर देना है डिवाइड, एल एन के टू बाई में एल एन के वन। ठीक है, एल एन के टू बाई में के वन क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का ई ए आर टी वन माइनस में एल एन आर टी टू। ठीक है, यहाँ से एल एन ए से एल एन ए तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब एल एन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एल एन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी का, एल एन ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो एल ओ तुम्हारा हो गया एल एन के टी टू बाई में के वन, तो ई ए बाई में आर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इसको और इसमें आ गया 1/t1 माइनस में 1/t2। मतलब तुमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें से हमने ई ए बाई में आर कॉमन ले लिया बाहर की तरफ। उसके बाद क्या बच गया तुम्हारा 1/t1 माइनस में 1/t2। ठीक है, अब ln को हमने रिलेशन पढ़ा है, ln क्या होता है तुम्हारा 2.303 लोग होता है। अब ln की जगह पे पुट कर दो लोग, ये बाय में 2.303 r 1t1 माइनस में 1/t2, ये लोग k2 बाय में k1 इज इक्वल टू ये बाय में 2.303 r। जब तुम 1/t1 माइनस 1/t2 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, t1 बाय में t2 इज इक्वल टू t2 माइनस में t1। ठीक है, या क्या, तो रेट कांस्टेंट की जब हम बात कर रहे हैं तुम्हारी रिएक्शन में 500 केल्विन और 700 केल्विन पे, तो ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है हमें ई ए की और ए की, तो यहाँ पे पुट करो लोग के टू बाई में के वन, तुमने वो फॉर्मूला पढ़ा है, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर इन टी वन बाई में टी टू, और आ जाएगा ऊपर T2 माइनस में T1। ठीक है, लोग K2 बाय में K1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे होगी 0.07 डिवाइडेड बाय 0.02, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 और तुम्हारी R की वैल्यू होगी 8.314, और टेम्परेचर जो होता है वो जनरली केल्विन में ही लेते हैं, तो ऐसे का ऐसे ही सोल्व कर देना। उसके बाद तुम्हें यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी ई ए से की वैल्यू। उसके बाद अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें के की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू वहाँ से निकाल लोगे ई माइनस में ई ए बाय में आर टी करके। ठीक है, उसके बाद आता है द फर्स्ट order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction। ये तुम्हारी इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन दे रखी है, तो लोग K2 बाई में K1 करके वहां से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। हम टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। अगर कैटेलिस्ट की बात करें तो कैटेलिस्ट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, हमने अभी बात कर ली थी, कैटेलिस्ट वो होता है जो तुम्हारी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है बट उसकी रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, देखो कैटेलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, और वो किसी केमिकल चेंज में नहीं जाएगा। कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है पर किसी भी केमिकल चेंज में, परमानेंट केमिकल चेंज में नहीं जाता है।
जैसे कि अगर हम बात करें MnO2 जो होता है वो कैटेलाइज कर देता है रिएक्शन को एक कंसिडरेबल रेट पे, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तुम्हारा नहीं करता है। ठीक है, कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस है जो तुम्हारा सब्सटेंस की रेट को बढ़ा देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देगा, बट वो खुद परमानेंट केमिकल चेंज के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे KClO3 हो गया, वो MnO2 हमने कैटेलिस्ट लिया था उसमें, तो KClO3O2 मिल गया। अब जो वर्ड कैटेलिस्ट है, ये जो कैटेलिस्ट वर्ड है वो क्या है, शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडिड सब्सटेंस reduces the rate of reaction. The word catalyst should not be used when the added substance reduces the rate of reaction. तो अब हम कैटेलिस्ट का वर्ड तब यूज नहीं करेंगे जब हमने एडिड सब्सटेंस क्या कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब सब्सटेंस इज कॉल्ड इनहिबिटर। कैटेलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन के अंदर। इनहिबिटर क्या होता है, जो इनहिबिट कर देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तुम इनहिबिटर बोलते हो, इनहिबिटर। ठीक है, अगर हम बोले एक्शन ऑफ कैटेलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय एन इंटरमीडिएट, अब जो कैटेलिस्ट है उसका जो एक्शन होता है, मतलब क्या काम करता है, वो हम समझ सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कैटेलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म करेगा एक टेम्परेरी बॉन्ड विद रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। दिस हैड ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोज टू यील्ड प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक कैटेलिस्ट होएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर कैटेलिस्ट जो है वो तुम्हारा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के साथ। मान लो ए के साथ ये हमने कैटेलिस्ट लगाया, तो इसने क्या किया, ए के साथ में एक टेम्परेरी सा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, जो कि क्या होगा, टूट जाएगा और हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, क्या करेगा कैटेलिस्ट, एक टेम्परेरी सा बॉन्ड बना लेगा रिएक्टेंट के साथ, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दे देगा। अब वो तो टूट के हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कैटेलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, कैटेलिस्ट बेसिकली हमें एक अल्टरनेट पाथ दे देता है रिएक्शन मैकेनिज्म को, रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती थी। ठीक है, अब जो कैटेलिस्ट है वो हमें क्या करता है, कैटेलिस्ट हमारा एक अनदर पाथ फॉलो कर देता है। जैसे अगर मुझे ए से सी में जाना है, तो मैं पहले अगर ऐसे जा रही हूँ तो वो मुझे एक सिंपल सा पाथ दे देगा, छोटा सा, जिस रास्ते से मैं जा सकती हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ, जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये पहले वाला अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें क्या थी, ज्यादा रिक्वायर हो रही थी। ठीक है, वहीं पे अब तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम रिक्वायर हो रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी उसने, कैटेलिस्ट ने रेड्यूस कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारा रेड्यूस हो गया। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटेलिस्ट कैन कैटेलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अब जो स्मॉल अमाउंट होता है कैटेलिस्ट का, वो रेड्यूस कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को। थोड़ा सा ही कैटेलिस्ट जो होता है वो बड़े से रिएक्टेंट को रेड्यूस कर देता है। अब कैटेलिस्ट जो होता है वो, देखो, कैटेलिस्ट जो होता है वो अल्टर नहीं करता किसको, गिब्स फ्री एनर्जी को, डेल्टा जी को अल्टर नहीं करता। कैटेलिस्ट क्या इफेक्ट करेगा, सिर्फ हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को रेड्यूस कर देगा, वो कोई भी थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, ना तो वो डेल्टा जी को अल्टर करेगा और ना डेल्टा एच वगैरह को। इट कैटेलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डू नॉट कैटेलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही फॉलो करता है, जो नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है उनको ही ये कैटेलाइज करता है। ये किसको कैटेलाइज करेगा, एक बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस को ये कुछ नहीं करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जो तुम्हारी नेचर में खुद से नहीं हो रही होती है। जैसे अगर तुम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें मैंने पहले ही लेक्चर में समझा रखा है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस वो होती है जैसे कि हम आइस को अगर हम मतलब ऐसे समझ लो, जो खुद से हो रही होती है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जैसे पानी जो है वो नीचे खुद से आ रहा है पहाड़ों से, बट अगर हमें ऊपर की तरफ भेजना है, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी, लाइक मोटर चाहिए होती है, हमें ऊपर टैंकी में पानी भेजना है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
It is also found that the catalyst do not change the equilibrium constant of a reaction rather. अब जो कैटेलिस्ट होता है ना तो वो हमारे डेल्टा जी को अफेक्ट करता है, ना तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। इट हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, बस ये हेल्प करता है कि हमारा इक्विलिब्रियम जो वो फास्ट से अटेन हो जाए। इट कैटेलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट सो दैट इक्विलिब्रियम रिमेन ऑलवेज द सेम बट इज रीच अर्लियर, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एज इट इज, ठीक है। अगर हम कोलिजन थ्योरी की बात करें तो अर्हेनियस ने इक्वेशन दी थी हमें वाइड रेंज ऑफ, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी की बात करें तो अर्हेनियस ने हमें एक इक्वेशन दी थी जो कि काफी हद तक सही भी थी, हमने उसको एप्लीकेबल कर लिया। बट कोलिजन थ्योरी क्या थी, उसकी एक डेवलपमेंट थी, मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, एक मॉडिफिकेशन आई थी। तो वो क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी, किसने दी थी, मैक्स स्टोक्स ने दी थी और विलियम लुइस ने दी थी। कब दी थी, 1916 और 1918 के बीच में। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ग्रेटर इंसाइट दिया था एनर्जेटिक एंड मैकेनिज्म एक्सेप्ट रिएक्शन, मतलब कि एक पूरा रिएक्शन का एक पूरा इंसाइट दिया था कि कैसी रिएक्शन होती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो सब बताया था। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एक हार्ड स्फीयर होते हैं। जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, बेसिकली हार्ड स्फीयर है, ठीक है। According to this theory, the reactant molecule are assumed to be hard sphere, and the reaction postulated to occur when the molecule collide with each other. देखो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा मोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हार्ड स्फीयर है, और जो तुम्हारा रिएक्शन होगी तब वो तब भी होगी जब उनके बीच में, मोलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा। अब जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, मतलब कि कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर अनदर फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहला अफेक्ट करता है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब को, और दूसरा होता है हमारा अनदर फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा होता है किसको, तो ओके हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन लिया। बायोमोलिकुलर क्या होती है, जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं। एलिमेंट्री जो एक ही स्टेप में हो जाती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ZAB e की पावर EA बाई में RT। अब जो ZAB है वो क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है किसका, रिएक्टेंट E और B का, ठीक है। और E माइनस EA बाई RT क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन EA, मतलब कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन EA है, ठीक है। अगर हम इसे एक अर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें, अर्हेनियस इक्वेशन का रेट क्या होता है तुम्हारा, वो होता है K इज इक्वल्स टू A की पावर E माइनस में EA बाई में RT। तो E A बाई में RT, E माइनस में EA बाई में RT तो सेम हो गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ZAB जो होगा वो EA के इक्वल होगा, यही चीज इसने बोली हुई है। सेज दैट A इज रिलेटेड टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, A जो है वो क्या है, रिलेट कर रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। अब इसने क्या बताया, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली एग्रीगेटेड फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द एटॉमिक स्पीशीज और simple molecule but for complex molecule significant deviations are observed। देखो अब इसने बताया कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो एक स्पीशीज के लिए तो हम बता सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के लिए बताना थोड़ा मुश्किल है। द रीजन कुड बी दैट ऑल कोलिजन शुड नॉट लीड टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब हम इसने बोला कि अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एक पूरी रिएक्शन के लिए दैट इन्वॉल्व्स द सिंपल मॉलिक्यूल। देखो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल जो होते हैं वो जनरली एक ही स्टेप में हो जाते हैं। अगर वो सिंपल रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो जाएगी तो उसमें को स्टडी करना, उसके रेट कांस्टेंट को पता करना इतना मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वहीं अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टडी करनी है वो एक मेजर टास्क बन जाता है, ठीक है। यही चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये बोला द कोलिजन इन विच
द मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट, अब जो कोलिजन होंगे मॉलिक्यूल के उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। लाइक अगर तुम्हारे पास 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि तुम एटलीस्ट 200-300 मीटर तक तो पूरी स्पीड से भाग रहे हो। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम यहाँ से लेके यहाँ तक लाइक 10 मीटर तक ही तुम भाग सकते हो। 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करो तो कहाँ जीत पाओगे, बिल्कुल भी नहीं चांसेस है। तो कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। So to facilitate breaking of bond between the reacting species and the formation of new bond to are called effective collision। इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कब होता है, जब हमारे मॉलिक्यूल के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को चाहिए होगी कोलाइड करने के लिए। ठीक है, और उसके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन भी होनी चाहिए न्यू बॉन्ड की। मतलब कि एक तो जो मॉलिक्यूल के पास एक सफिशिएंट एनर्जी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम मिथेनॉल बना रहे हैं किससे, ब्रोमोइथेन से, तो हम कहते हैं कि जो ये किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मेक देम सिंपली बाउंस बैक एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, तभी तुम्हारे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तो वो वापिस से मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हमने ये ब्रोमोइथेनॉल लिया OH के साथ में, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, यहाँ पे OH जुड़ा और ये Br हमारा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे सोचो, यहाँ पे CH3Br और OH है, तो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं थी। हमने क्या किया, हमने इस पूरे बॉन्ड को जब OH को लगाया था तो हमने इस साइड से लगा दिया, बैक साइड से लगा दिया, मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन थी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं फॉर्म होगा। तो ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मान लो जैसे तुम्हारा लॉक दिया, तुम्हारे पास लॉक होते हैं तो तुम्हारे लॉक की स्पेसिफिक की होती है। अब ये थोड़ी है कि उसके जो लॉक है उसमें स्पेस थोड़ा कम है और तुम चाबी मोटी लगा रहे तो वो कभी बनेगी, घुसेगी ही नहीं उसके अंदर। तो वही एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए। जैसे लॉक के अंदर की फिट हो जाती है, वैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स में दूसरा मॉलिक्यूल आसानी से फिट हो जाना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। To count for effective collision, another factor P called the probability or steric factor is the another introduced। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमने क्या किया, एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हम बोलते हैं पी। पी को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी और स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टीरिक फैक्टर, तो रेट क्या हो जाएगा, पी जेड ए बी ई की पावर ई ए वाई में आर। ठीक है, अब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन दोनों डिटरमाइन क्राइटेरिया होते हैं कि तुम्हारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। कोलिजन थ्योरी के अब कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, अब कोलिजन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, तभी एक इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन पता चल पाएगा। कोलिजन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि एज इट कंसीडर एटम एंड मॉलिक्यूल। अब इसने क्या किया, एटम को और मॉलिक्यूल को हार्ड पेयर मान लिया और उसके स्ट्रक्चरल एक्सेप्ट को भूल गया कि स्ट्रक्चरल एक्सेप्ट के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल एक्सेप्ट है इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी समरी। समरी के अंदर तुम्हारा वही दे रखा है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें हम जानते हैं कि तुम्हारा रेट है वो कैसे हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है इंटरमीडिएट की वो कैसे हो रही है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं टाइम के साथ में। उसके बाद हम दो पढ़ते हैं जनरली, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस जो होता है वो एक पर्टिकुलरली इंस्टेंट पे होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, और एवरेज जो होता है वो एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो जाता है। एवरेज हम जनरली पढ़ते थे, बट क्या हुआ कि एवरेज की मेन ड्रॉबैक ये थी कि इंस्टेंटेनियस के लिए जो इंस्टेंटेनियस होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है और एवरेज जो होता है वो ओवरऑल निकाल लेते हैं। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो एवरेज वो वैल्यू हमें कांस्टेंट दे देता है, जिसकी वजह से हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इंस्टेंट की हमारी ड्रॉबैक ये थी कि वो एक पर्टिकुलरली इंस्टेंट पे होती है।
तो हमें बार बार निकालनी पड़ेगी, लाइक हमें मुझे 0 सेकेंड के लिए निकालनी है, फिर 0.02 के लिए, फिर 0.03 के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है, इसलिए हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन रेट लो का यूज़ करते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो तुम्हारी रेट ऑफ इक्वेशन को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे हमने देखा टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा था, कंसंट्रेशन, कैटेलिस्ट, और तुम्हारा क्या था, ये जनरली 3 चीजें थी जो तुम्हारी अफेक्ट कर रही थी। अब रेट लो क्या होता है कि अगर हम रेट को एक्सप्रेस करें किसकी टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में। ठीक है, अब इट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड कांट बी प्रिडिक्टेड। अब रेट लो जो होता है उसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट इज द पावर ऑफ रिएक्टेंट। अब जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा जैसे कि अगर तुम्हारा ए की पावर, जो पावर होती है उनका सम होता है, तो ऑर्डर इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन विच अपीयर टू द रेट लो इक्वेशन। ऑर्डर जो होता है वो सम होता है हर एक पावर का कंसंट्रेशन टर्म की फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होता है रेट लो के अंदर। रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, रेट लो की मदद से मेजर कर सकते हैं। और मोलिकुलरिटी क्या होती है, मोलिकुलरिटी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। ऑर्डर जो होता है वो तुम्हारा ऐसा था ना, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। उसके बाद हमने जाना कि मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सेम ही रहता है, और मोलिकुलरिटी ही होती है जो तुम्हारी एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होती है, ऑर्डर जो होता है दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हमें ऑर्डर निकालना है किसी जैसे अलग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो हम स्लोएस्ट स्टेप से देखते हैं। ठीक है, तो वो हमने सब डिस्कस कर लिया। टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होता है वो अर्हीनियस फैक्टर ने डिस्क्राइब किया था, अर्हीनियस इक्वेशन ने सबसे पहले वान होप ने डिस्कस किया था। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने स्टीरिक फैक्टर पढ़ा, कोलिजन थ्योरी में हमने स्टीरिक फैक्टर पढ़ा था, जो कि बताता है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। जेड ए भी तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और ई माइनस में ई ए वाई में आर टी होता है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स खत्म होगा। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हाथ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के। तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं लेक्चर को। काइनेटिक्स खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा इलेक्ट्रो स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।